डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स 2D के ऊपर वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पूरा का पूरा इसके अंदर पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू हाइट प्रोजेक्टाइल, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इन प्रेजेंस ऑफ विंड, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम अवेलेबल है, इस कंसेप्ट को मैंने एक प्रॉब्लम की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है। तो पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा। तो हमें पता है कि ये जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके का कोई पाथ ट्रेवल करके ग्राउंड पे वापस से लैंड कर जाएगा। क्योंकि हमने ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट किया है और ये ग्राउंड पे लैंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हो। इस तरीके का पाथ पार्टिकल ट्रैवल करके ग्राउंड पे आ जाएगा। तो पार्टिकल का कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, पार्टिकल कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ग्राउंड से, और पार्टिकल की कुछ हॉरिजॉन्टल में रेंज भी आएगी। ये तीनों चीजें हम निकालने में इंटरेस्टेड है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको गिवन है एंगल, एंगल और इनिशियल वेलोसिटी थीटा और यू आपको गिवन है। और आपको फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, पार्टिकल की रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। ये सब चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यू इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एच मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, आर इज द रेंज एंड टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी तो है ही, और एयर रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर कर देना है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इस पेज पे कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप पूरी की पूरी स्क्रीन को एक साथ ना देखें, जो चीजें मैं हाईलाइट करूँ उन्हीं को देखिए उसी सीक्वेंस में, तो आपकी बेस्ट लर्निंग होगी। ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस में स्प्लिट करेंगे पूरे के पूरे मोशन को। तो हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू थी, उसका अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो यू कॉस थीटा आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो यू साइन थीटा आ जाएगा। ये बात आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमको इधर दी हुई थी यू, और ये एंगल है थीटा, तो एंगल से चिपका हुआ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। तो हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी तो लग ही रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। एम जी कॉस 90 विल बी इक्वल टू जीरो। यानी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होगा जीरो और वर्टिकल में एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी भी आप काइनेमेटिक्स 2D के आपको, या इनफैक्ट काइनेमेटिक्स का आपको 3D में भी अगर क्वेश्चन करना है तो उसको, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको एक जनरल मेथड बता रहा हूँ। काइनेमेटिक्स 2D या काइनेमेटिक्स 3D, किसी भी तरह का आपके पास में क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व करने का एक जनरल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए। एक्स में मोशन, वाई में मोशन। किसी भी काइनेमेटिक्स 2D के मोशन को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग एनालाइज कर लेते हैं, और फिर लास्ट में आकर के हम रिजल्ट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो हमको पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन में चीजें पूछी गई होती हैं वो सब कैलकुलेट करने में आ जाती हैं। ये हमारा इन जनरल अप्रोच रहता है। एक्स और वाई में हम अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्यों एनालाइज कर पाते हैं? क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और हमको ये बात पता है वेक्टर्स की नॉलेज से कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करते। तो जो एक्स डायरेक्शन का मोशन होगा वो वाई को अफेक्ट नहीं करेगा, जो वाई का मोशन होगा वो एक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम एक्स और वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मोशन को एनालाइज कर पाते हैं। ये हमको बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक्स 2D का जो मोशन है वो एक तरीके से मोशन इन वन डायमेंशन है एक्स एक्सिस में, मोशन इन वन डायमेंशन है वाई एक्सिस में, और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो टू डायमेंशनल मोशन इन द एक्स वाई प्लेन बन जाता है। ठीक है। तो हर काइनेमेटिक्स 2D के मोशन को आप दो काइनेमेटिक्स 1D के मोशन में स्प्लिट कर सकते हो, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, इसमें हम सारे के सारे डेटा को लिख लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को हमने यूएक्स बोला है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, क्योंकि हम डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर, क्योंकि रेंज हमने आर मान रखी है। वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। पूरी की पूरी जर्नी में जीरो होगा, हाफ जर्नी के अंदर एच मैक्स होगा, लेकिन पूरी की पूरी जर्नी में जीरो होगा। ठीक है।
और एक्स डायरेक्शन में मोशन दिखेगा कैसा? अगर आप केवल एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि पार्टिकल बस ए से सी तक चला गया और उसने आर डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है ना? वाई डायरेक्शन में मोशन कैसा दिखेगा? वाई डायरेक्शन में मोशन ऐसा लगेगा कि पार्टिकल ऊपर गया और ऊपर जाकर के नीचे आ गया, अगर आप केवल वाई में पार्टिकल का मोशन देखोगे तो। है कि नहीं? यानी कि एक्स में जो मोशन है वो सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होने वाला मोशन दिखेगा, वाई में जो मोशन दिखेगा वो सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन जैसा दिखेगा। और अगर आप इस एक्स मोशन और वाई मोशन को कंबाइन कर दोगे तो ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। मान लो एक पार्टिकल केवल ऊपर से नीचे जा रहा था, अब आप उसको एक्स डायरेक्शन में भी मूव करना चालू कर दो तो वो ऐसा प्रोजेक्टाइल का पाथ ले लेगा। है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे के पूरे मोशन को एक्स और वाई में हमने स्प्लिट करके समझ लिया। ये टेबल बनाने से क्या फायदा होता है कि हमारे पास में एक्स के वेरिएबल और वाई के वेरिएबल पूरी अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास में ये सारे के सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हो गए एक्स में और वाई में, तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हम इक्वेशंस बनाते हैं, वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशंस बनाते हैं, उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सारे के सारे आंसर्स हमारे पास में आ जाते हैं। हर क्वेश्चन का काइनेमेटिक्स 2D में और इनफैक्ट काइनेमेटिक्स 3D में भी यही अप्रोच है। आप एक्स में, वाई में, जेड में, अगर जेड एक्सिस भी है तो आप तीनों में टेबल बना लीजिए, सारे के सारे वेरिएबल एक्स वाई जेड में अलग अलग लिख लीजिए। तीनों डायमेंशंस में जो काइनेमेटिक्स 1D की इक्वेशंस होती हैं उनको आप लगा दीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, सारे आंसर आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का एक ही अप्रोच है, ये एक अप्रोच आप लगाइए, पूरा काइनेमेटिक्स 2D और इनफैक्ट काइनेमेटिक्स 3D आपके लिए ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना लिया है, अब हम इक्वेशंस लगाना चालू करेंगे वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए इक्वेशंस कैसे लगेंगी। अब देखिए वापस ये काफी भरा हुआ पेज है, तो इसके अंदर आप केवल वही देखना जो मैं हाईलाइट करूं, तो आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में हम अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले तो हमने क्या किया कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल था उसको हमने लिख लिया, वाई डायरेक्शन में भी हमारे पास जितना डेटा था उसको हमने लिख लिया। देखो जो टाइम होगा वो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए आप देखो कि यहाँ पे हमने टाइम को दोनों जगह टी ही लिखा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में अलग टाइम ले रहा है, वाई डायरेक्शन में अलग टाइम ले रहा है, पार्टिकल तो एक ही है ना। तो पार्टिकल जब ए से सी तक पहुंचेगा, ये ए है स्टार्टिंग पॉइंट, सी है एंडिंग पॉइंट, जब वो ए से सी तक पहुंचेगा तो जितने टाइम में वो एक्स एक्सिस में आर चला होगा उतने ही टाइम में उसने वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर किया होगा। तो यानी कि टाइम जो है वो एक्स और वाई में सेम ही रहेगा, टाइम अलग अलग नहीं हो सकता, है ना? ये बात ऑब्वियस भी है, इंट्यूटिव है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी टाइम को दोनों जगह पे सेम लिया है। ठीक है, तो ये हमने सारा डेटा लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में पहली इक्वेशन बनाते हैं। हमारा पहला गोल है एच मैक्स को कैलकुलेट करना। तो एच मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है कि जब पार्टिकल ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे पहुंचेगा, ये हाईएस्ट पॉइंट बी पे पहुंचेगा, तब पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में तो कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे कुछ वी एक्स तो होगा लेकिन वी वाई जीरो होगा। वाई वाई डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि अगर वाई डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो पार्टिकल और ऊपर चला जाएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं यही हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो हो ही गई होगी, एक्स में क्यों नॉन जीरो होगी? क्योंकि पार्टिकल अभी और आगे जाएगा ना, बी पॉइंट पर जाके वो रुक तो जाएगा नहीं, और आगे जा रहा है, यानी कि एक्स में कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची होगी। ठीक है ना? इसके ऊपर अभी हम और बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वी वाई को जीरो लिखा हुआ है बी पॉइंट पे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ए से लेकर बी तक इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, प्योरली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है जीरो, तो जीरो स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की वैल्यू आ गई। है ना मजेदार? तो ये हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली। अब दूसरा हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द एंटायर मोशन, यानी कि ए से बी और बी से सी, ये जो पूरा का पूरा मोशन है ए बी सी, इसमें हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में ही दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पूरी की पूरी जर्नी के लिए वाई डायरेक्शन में हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है पूरी की पूरी जर्नी में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो होगा जीरो, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने टी ले रखा है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बनेगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमको मिल गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पार्टिकल जब इस कर्व पाथ पर जा करके ए से बी और बी से सी, इस पूरे पाथ में जो पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वाई डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करके हमको एच मैक्स और टी ये दोनों कैलकुलेट हो गए।
एक्स डायरेक्शन के मोशन की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात का और ध्यान रखिए कि जो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट होते हैं ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे कोई बिना हॉरिजॉन्टल के मोशन की हेल्प लिए हमने केवल वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हुए हमने एच मैक्स और टी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये कई सारे क्वेश्चंस में आगे जाकर के यूज होगा कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन से अफेक्ट नहीं होते। आगे जाकर के हम कॉम्प्लेक्स केसेस देखेंगे तब आपको इस पॉइंट की रिलेवेंस और ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया वाई डायरेक्शन के मोशन का एनालिसिस जहां से हमको एच मैक्स और टी की वैल्यू मिल गई। अब अपन एक्स डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करते हैं। तो हमको पता है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो और उसके पास में केवल वेलोसिटी हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगी पूरे के पूरे मोशन में। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज जो होगी पार्टिकल की वो हो जाएगी यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। टाइम हमने इक्वेशन 3 से निकाल ही लिया है तो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। जो वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा, तो रेंज विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम की हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी रेंज की ये वैल्यू, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये कैसे आया? क्योंकि हमको पता है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू साइन टू थीटा होती है। तो हमने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर लिया तो हमारे पास रेंज भी आ गई। तो हमको करना क्या था क्वेश्चन में, हमको यही तो निकालना था कि मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे निकाल दी। मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम इन पूरे के पूरे रिजल्ट्स को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। तो अगर मान लीजिए एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया है यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ पे तीन चीजें हम निकालने में इंटरेस्टेड थे, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हमने इनको कैसे निकाला है। यहाँ पे हम यू एक्स को बोल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम यू कॉस थीटा बोल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो यू साइन थीटा है। ये जी टू जी प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला निकाला, वो आया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको याद भी होना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यू साइन थीटा इज नथिंग बट द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो टू टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन जी। इसको आप इस तरह से याद रखो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स यूजफुल है। तो आपको ये दोनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर एच मैक्स का हमने क्या फॉर्मूला निकाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। और यू साइन थीटा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो आप उसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, यू वाई स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, रेंज का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसको अगर अपन एक्सपैंड करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे फॉर्मूले आ गए और हमने इनको एक यू एक्स और यू वाई की फॉर्म में भी लिख लिया। ठीक है, अब देखिए की पॉइंट जो मैंने लास्ट में पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट डिपेंड ओनली ऑन द वर्टिकल मोशन, बट रेंज डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ द काइंड्स ऑफ मोशन। देखिए रेंज के फॉर्मूले में यू एक्स और यू वाई दोनों आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में केवल यू वाई आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट केवल वर्टिकल मोशन पर डिपेंड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इन सबको आप ध्यान रखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। इन सबको आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, इनके ऊपर हम लोग और रिसर्च करेंगे और ज्यादा गहराई में जाएंगे, बहुत सारे की पॉइंट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इनके ऊपर सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू।